नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं क्लास 12th की संस्कृत को लेकर के, जिसका हमारा दूसरा पाठ चल रहा था मातुराज्ञा गरीयसी। मातुराज्ञा गरीयसी पाठ को पहले हमने अनुवाद भाग 1 से लेकर के 13 तक उसको कंप्लीट किया और उससे संबंधित जो भी हमारा अभ्यासकार था एनसीईआरटी सॉल्यूशंस उसको भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक पाठ के बाद जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिन्हें हम एमसीक्यूज के रूप में जानते हैं, तो इस प्रकार के कुछ हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं कि एक प्रश्न रहेगा और उससे संबंधित 4 उसके आंसर रहेंगे, वो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखें स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक भास्वती द्वितीय भाग मातुराज्ञा गरीयसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद रखें। चलिए, और मल्टीपल चॉइस का मतलब यहां सोचने का भी हमको मौका मिल जाता है कि कौन सा प्रश्न इसमें आंसर होगा, किस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। तो तैयार रहिएगा। पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो चुका है और अभ्यास कार्य भी पूरा हो चुका है। तो आप लोग बहुत जल्द इसको हल करेंगे। आप स्वयं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मैं तो केवल बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए यहां पर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये पता होने का मतलब जो है मैं आपसे स्पष्ट करके बता दूं कि जो ये लिखा हुआ है प्रश्नाह, ये प्रश्नाह लिखे होने का मतलब यही है कि यहाँ एक प्रश्न नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुवचनांत पद लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहला प्रश्न आया है परित्रायताम परित्रायताम कुमारः कः कथनम। ठीक, परित्रायताम का मतलब होता है बचाओ 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 बचाओ। इस प्रकार से आपने अगर पाठ का पहला ही भाग देखा होगा या पहला ही कथन जिसे हम कह सकते हैं ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। परित्रायताम परित्रायताम कुमारः कः कथनम, बचाओ बचाओ कुमार। कुमार किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। और राम बचाओ बचाओ राम कः कथनम, ये किसका कथन है, किसके द्वारा कहा गया है। ठीक, तो राम के द्वारा कुमार किसके लिए आया है? राम के लिए। तो राम तो कह नहीं सकते। लक्ष्मण ने ऐसा कहा नहीं है कि बचाओ बचाओ। सीता ने ऐसा कहा नहीं है कि बचाओ बचाओ। तो किसने कहा है? कंचुकिया। कंचुकी के द्वारा कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि माता कैकेयी के द्वारा राजा राम के राज्याभिषेक को रोक दिया गया। यह बात कंचुकी को सहन नहीं हुई, वहां से दौड़ते हुए चला आया और राम को यह सूचना देते हैं और कहते हैं कि बचाओ बचाओ कुमार, अब तो क्या है, अनर्थ हो गया है। 14 वर्ष का वनवास आपको दे दिया गया है, आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है और भरत को राज्याभिषेक बनाने की योजना बन गई है। ये माता कैकेयी कह रही हैं। इस प्रकार की सूचना कंचुकी लेकर के आता है। तो यह वाक्य किसने कहा है? कंचुकी के द्वारा। जरा एक बार इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, किसके द्वारा कहा गया है? कंचुकिया। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए बहुत सरल प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, आप लोग बने रहिएगा और अच्छे से इसको देखते रहिएगा। सबसे दूसरा प्रश्न दिया हुआ रक्षितव्या को अर्था। देखिए साधारण प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, याद रखना। रक्षितव्या को अर्था, रक्षितव्या का मतलब अर्थ क्या है? रक्षा करो, रक्षा करने योग्य, रक्षा के लिए, रक्षा ना करो। रक्षितव्या। अब यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस वाला प्रश्न आ गया। आपने शब्दार्थों में देखा होगा रक्षितव्या का मतलब है रक्षा करने योग्य। राम कहते हैं कंचुकी से, कौन रक्षा करने योग्य है? रक्षा करने योग्य कौन है? तो करने योग्य की बात की गई है। तो यहां कुछ ऐसा दिया हुआ है विकल्प, देख लीजिए, रक्षा करने योग्य। तो राम ने कंचुकी से कहा था कि कौन है यहां रक्षा करने योग्य, किसके ऊपर आघात किया गया है? तो कंचुकी ने कहा कि अपनों के द्वारा आघात किया गया है और हृदय पे किया गया है। तो बोले इसकी कोई औषधि नहीं है, राम ने कहा था। और रक्षितव्या में आपको मैं बता दूं, रक्ष धातु से तब्यत प्रत्यय से रक्षितव्या बनता है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलता है। रक्षितव्या, रक्षितव्या, रक्षितव्यम, इस प्रकार से ये चलता है रक्षितव्यम। ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसमें ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में चलता है और रक्ष धातु रहेगी। कौन सी धातु रहेगी? रक्ष धातु रहेगी और तब्यत प्रत्यय रहेगा। कौन सा? तब्यत प्रत्यय।
इट का आगम होकर के रक्षितव्य बनता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, उसी क्रम में चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा क्या कह रहा है, रक्षितव्येति कः संधिरस्ति। रक्षितव्येति कः संधिरस्ति। पहली बात तो प्रश्न के आधार पर देखा जाए तो इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि नहीं होगी, अयादि संधि नहीं होगी, गुण संधि, हाँ इस पे विचार करते हैं, यण संधि, हाँ ये नहीं है, ये गुण संधि इसमें होगी। देखें गुण संधि के आधार पर बनेगा हमारा रक्षितव्य। क्या बनेगा, रक्षितव्य प्लस इति। गुण संधि है और गुण संधि का सूत्र अगर बात करें तो यही लिख देते हैं, आप देख लीजिए। यहां सूत्र कौन सा होगा हमारा, आद गुणा। कौन सा सूत्र होगा, आद गुणा। आद गुणा सूत्र होगा। एक और इसमें सूत्र आता है अदेंग गुणा। कौन सा, अदेंग गुणा, अदेंग गुणा। ठीक है ना, ये हमारे सूत्र हैं अदेंग गुणा और आद गुणा। अब यहां देखेंगे इनका नियम क्या कहता है, ये भी जानना जरूरी है, तब तो वहां बनेगा। आद गुणा अदेंग गुणा कहते हैं कि अगर पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है। देखिए पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद दूसरे पद में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए बन जाता है। ये हमारा सूत्र कहता है पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनता है, ओ बन जाता है। ये हमारी गुण संधि का नियम कहता है। चले तो अब देखें यहाँ बड़ा आ है पहले पद में, अंतिम वर्ण में जो स्वर लगा होता है वही हमारा होता है। बड़ा आ हो गया और यहाँ ई हो गई, और बड़ा आ के बाद अगर ई आए तो देखो क्या होता है, बड़ा आ के बाद अगर ई आए तो क्या बनता है, ए बनता है। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। ठीक, अब ए बन गया तो यहाँ से बड़ा आ निकल गया है, और बड़ा आ निकल गया है तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, रक्षितव्य। क्या बचेगा, रक्षितव्य प्लस, और जो दोनों वर्णों को मिलाकर के यहाँ ए बनाया है उसको बीच में लिख देंगे, और इति का ई भी निकल गया तो छोटी ती बचेगी हमारे पास। बचेगी कि नहीं बचेगी, तो ए की मात्रा इस पर लगाओ, आप लगाओ। ठीक, तो ये बनेगा हमारा रक्षितव्य, और ए ऐसे जल जाएगा और ती हमारी ये जुड़ जाएगी, तो हमारा पद बनेगा रक्षितव्येति। ये हमारा पद है रक्षितव्येति, रक्षितव्येति। तो इसमें संधि कौन सी होगी, गुण संधि। सूत्र होगा आद गुणा अदेंग गुणा। ठीक, मुख्य सूत्र हमारा आद गुणा ही है और इसका नियम ये है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां पर समझ में आए तो आप जरूर बताइएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है वो देखें, इसका आंसर देख लें, एक बार चेक कर लें कि कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। हाँ, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है शरीरेरि, शरीरेरि कः संधिरस्ति, शरीरेरि कः संधिरस्ति। तो विसर्ग संधि नहीं, पूर्व रूप संधि थोड़ा चेक करते हैं, गुण संधि नहीं, वृद्धि संधि नहीं। हाँ चलिए पूर्व रूप संधि की बात करते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि अगर विसर्ग की बात करें तो विसर्ग संधि में भी कई जगह ये आपका अवग्रह मिलता है। तो जैसे अगर बात करें हम किसकी, ये लिखा है, क्या लिखा है, साधु धन अपि। क्या लिखा है, साधु धन अपि। ठीक है ना, इसमें ये विसर्ग संधि है, ये लिखा हुआ है कह धन अपि, ये विसर्ग संधि है, यहाँ बनेगा कोपी। देखो ये आ गया है, ये वाला आ इस जैसा आ गया, इसमें आ जाएगा साधोपी, साधोपी। ठीक, इसमें भी आ गया है। तो इनमें विसर्ग संधि होती है, लेकिन इसमें विसर्ग संधि नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। चलिए अब बात करते हैं क्यों नहीं है इसमें, इसमें नहीं है तो उसकी बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है हमारा शरीरे, क्या दिया है, शरीरे प्लस अपि। क्या दिया है, शरीरे प्लस अपि नहीं, अरि, अरि, शरीरे प्लस अरि दिया हुआ है। अब इससे बात करते हैं कि इसमें पूर्व रूप संधि क्यों, क्योंकि इसमें पदांता, एंगा पदांता दति, कौन सा सूत्र लगता है, एंगा पदांता दति, एंगा पदांता दति सूत्र लगता है। और एंगा पदांता दति सूत्र क्या कहता है कि संधि में दो पद होते हैं, पहले पद में ए या ओ, दो में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, और उसके बाद पद के अंत में,
पद के अंत में, ठीक, ए और ओ होना चाहिए और बाद में अति होना चाहिए। अति का मतलब यहां अत से है और अत से मतलब है छोटा आ से, ठीक, तो छोटा आ होना चाहिए। तो यहां पर देखें रा में ए आ गया है और अरी में आ गया है, तो ए और आ दोनों आमने सामने हो गए, ए और आ गया है, ओ नहीं है लेकिन आ ए तो है, तो ये दोनों आ गए। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है तो आ का क्या कर दिया जाता है, आ का अवग्रह में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसको संस्कृत में अवग्रह कहते हैं, वो सॉरी संस्कृत में, हिंदी में अवग्रह कहते हैं, संस्कृत में इसको खंडाकार आ कहते हैं। एक बार देख लीजिए, ये जैसे लिखा तो इसको हिंदी में कहेंगे अवग्रह, हिंदी में इसे कहेंगे अवग्रह, ठीक है ना, अवग्रह। और संस्कृत में इसे हम कहेंगे खंडाकार। क्या कहेंगे, खंडाकार, ठीक। और इसे हम छंद शास्त्र में कहेंगे, छंद शास्त्र में इसे कहेंगे वर्तुल रेखा। क्या कहेंगे, वर्तुल रेखा, वर्तुल रेखा कहेंगे। और इसे हम अंग्रेजी में एस कहेंगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एस कहेंगे, अंग्रेजी में एस, अंग्रेजी में एस। और ये रहेगी छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र, छंद शास्त्र। और यहां रहेगा संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। अब ये इतने, ये इसके नाम अलग अलग हैं, चिन्ह एक ही है। अब बात करते हैं यहां कि अब यहां से हमारा जैसे ये आ गया है शरीरे, क्या रहे हैं, शरीरे, कुछ परिवर्तन नहीं होना है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ का जो आ है बस उस आ को ऐसे परिवर्तन कर देना है और ज्यों का त्यों जोड़ देना है। तो शरीरे री, शरीरे री, तो ये बन गया शरीरे री। अब शरीरे री जो बन गया है तो ये हमारी पूर्व रूप संधि कहलाएगी और एंगः पदान्तः दति सूत्र बनेगा, ठीक है। तो समझ में आया। ये कभी कोई पूछता है, ये बहुत यूजफुल है, आप याद रख लेना। ये जब भी आप कहीं साक्षात्कार के लिए जाओगे ना तो साक्षात्कार में इसका उच्चारण करवाया जाता है और ये पूछे जाते हैं, याद रख लेना। ये बहुत कम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो याद रखना, ठीक। ये आ आपसे उच्चारण की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है। कई लोग इसको बोलेंगे शरीरे अरि, ठीक, को अपि, साधो अपि, इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन उच्चारण ऐसा नहीं है। चंपक पुष्पक न्याय खंडाकारो न विधीयते, केवल महसूस होना चाहिए कि यहाँ आ है, उच्चारण आपका बाहर नहीं होना चाहिए। शरीरे री, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आ है, ऐसे नहीं। शरीरे अरि, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आ है। तो उच्चारण भी आपका बहुत शुद्ध होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो आप लोग साक्षात्कार में इससे बहुत ज़्यादा, इसी से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू, ठीक। कहीं पर भी अगर XYZ, आजकल तो आप प्राइवेट लेवल पे भी अगर कहीं जाते हैं, स्कूल में बीएड, कॉलेज में बीएड किए हुए हैं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में भी अगर पढ़ाना है तो नॉर्मल सा वहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, वहाँ इंटरव्यू होगा ही होगा। फिर गवर्नमेंट की तो बात ही अलग है। चलें आगे देखेंगे। ये आपका हो गया, इसका चेक कर लेते हैं। कौन सी संधि होगी हमारी, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के बाद अगला हमारा प्रश्न होगा इसमें बच प्लस तव्यम, बच प्लस तव्यम संयुक्त पद अस्ति। इन दोनों से मिलकर के एक संयुक्त पद बनाना है। क्या बनेगा, देखिए, बचतव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम, वक्ता। देखें जरा, वच धातु से वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम, क्या बनेगा वो जरूर देखें। देख लें जरा, इसमें आंसर वक्तव्यम बनेगा हमारा। क्या बनेगा, वक्तव्यम, ठीक। लेकिन याद रख लेना, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई है, थोड़ा सा यहाँ बाई मिस्टेक हुआ है। बाई मिस्टेक ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये जो बना है वक्तव्यम, ये तो नपुंसक लिंग का है, ये स्त्रीवाची का है, तो इससे बनने वाला रूप तो दोनों है ना, ठीक। और ये तो चलिए गलत है, और वक्ता ये भी चलिए मान के चलिए यहाँ गलत है, कित प्रत्यय होता तो ये बन जाता, तो दोनों गलत है। लेकिन ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा मुद्रण दोष हुआ है। ये यहाँ विसर्ग था, इसीलिए उसने विसर्ग नहीं लगाया। विसर्ग लगा दोगे तो ये गलत नहीं हो, गलत हो जाएगा। क्यों, अब देखें, एक तो बनेगा पहले वक्तव्य, कैसे बनेगा, वक्तव्य पुल्लिंग में,
स्त्रीलिंग में बनेगा वक्तव्या और नपुंसक लिंग में बनेगा वक्तव्यम। इस प्रकार से बन जाएगा। तो विसर्ग अगर यहाँ लग जाएगा तो ये अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये विसर्ग यहाँ लगा दो, आप थोड़ा सा लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ विसर्ग हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, और हो सकता है कि उसको टाइप करते समय ध्यान ना दिया हो, ठीक। जब मैंने रिटन हैंड राइटिंग दिया तो क्या है, थोड़ा सा टाइप करने में उसको समझ में ना आया होगा, पीडीएफ बना करके भेजा, इस वजह से, ठीक। तो ये सारे नोट्स आपके हैंड राइटिंग ही बनाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर ध्यान भी दी जाती हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा बनेगा, वक्तव्यम बनेगा। और ये बनेगा कैसे, ये वाली देख लीजिए, वच धातु से वक्तव्य बनेगा, वच धातु रहेगी और तब्यत प्रत्यय रहेगा, तब्यम, ठीक है ना। वक्तव्यत, यहाँ ता रहेगा, यहाँ पर भी तब्यत प्रत्यय, ठीक, तब्यत। हाँ, अब देखें वच धातु, पहली बात तो यहाँ हलंत की इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से ताकि इत संज्ञा, तो तब विशेष रहेगा, क्या रहेगा, तब विशेष रहेगा। अब बच है यहाँ, तो यहाँ पर हमारा लगेगा चोहकू सूत्र, कौन सा, चोहकू। चा वर्ग के स्थान पर क्या होगा, का वर्ग। तो चा देखिए, चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है ना। ये हमारे चा वर्ग के अक्षर है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे का वर्ग के। तो चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग आएगा, तो ये बनेगा वक और तव्य। अब जोड़ दो इसको, बनेगा वक्तव्य। क्या बनेगा, वक्तव्य, वक्तव्यम, वक्तव्या, वक्तव्यम। चलिए, कौन सा बन गया है, वक्तव्यम बन गया, ठीक। चले आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे जरा, प्रश्न क्रमांक अगला होगा हमारा 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये जरूर देखें। रक्ष प्लस तब्यत संयुक्त पद अस्ति, रक्ष प्लस तब्यत प्रत्यय से, रक्ष धातु है, तब्यत प्रत्यय है, इससे बनने वाला हमारा संयुक्त पद कौन सा होगा, रक्षितव्या बनेगा या रक्षितव्या बनेगा या रक्षितव्यम बनेगा, ठीक, रक्षितव्या बनेगा या रक्षतव्यम, रक्षतव्यम, रक्षयतव्यम। तो कौन सा बनेगा ये आप देख लेंगे। रक्षितव्या, ये लिखा हुआ है रक्षि प्लस तब्यत। यहां पर ताकीद संज्ञा तो वही प्रोसेस रहेगी हलंत्यम से, हलंत्यम, ठीक है ना। हलंत्यम से ताकीद संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, यहां पर याद रखना। तो हमारा क्या शेष रहेगा, तब्य शेष रहेगा और रक्ष धातु रहेगी। अब रक्ष हो गया, अब यहां पर होगी इट का आगम, किसका, इट का आगम होगा। तो इटागमा, इटागम, तब्यत, तब्य रहेगा। ताकि संज्ञा फिर होगी हलंत्यम से, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो ई बचेगा। तो यहां हमारा रक्ष प्लस ई प्लस तब्य, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। ई के स्थान पर अब देखना ई इसमें जुड़ेगा, तो क्या बनेगा हमारा, रक्षी, रक्षी प्लस तब्य रहेगा, रक्षी प्लस तब्य रहेगा। अब इससे हम बनाएंगे रक्षितव्य। क्या बनेगा हमारा, रक्षितव्य, रक्षितव्य, ये बन गया है। विसर्ग लगा दोगे पुल्लिंगवाची शब्द बन जाएगा रक्षितव्य, और यहीं पर विसर्ग ना लगा करके और टाप प्रत्यय लगा दोगे, रक्षितव्य प्लस टाप, स्त्री प्रत्यय लगा दोगे तो इसका आशेष बच जाएगा। टाकी और पाकी संज्ञा हो जाएगी, आशेष बचेगा। तो ये हमारा बन जाएगा रक्षी तब्य प्लस आ, तो रक्षितव्य। क्या बनेगा, रक्षितव्य। ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया है, ये स्त्रीलिंग हो गया है, ये पुल्लिंग हो गया है, और नपुंसक लिंग में बनेगा हमारा रक्षितव्यम। क्या बनेगा, रक्षितव्यम। और आपको यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए, क्या बनेगा, रक्षितव्या, मतलब स्त्रीलिंग का रूप बनेगा, ठीक। लेकिन टाप प्रत्यय लगेगा सीधा सीधा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये रूप हमारा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो रक्ष धातु रहेगी, तब्यत प्रत्यय रहेगा, और उससे बनने वाला पद होगा रक्षितव्या। चले आगे, प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। प्रश्न क्रमांक 6वां हो गया है। इसके बाद अगला होगा हमारा प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कह रहा है वो जरूर देखें। देखें, गुणे नात्र,
गुणेनात्र संधि विच्छेद अस्ति। गुणेनात्र में संधि विच्छेद कौन सी है, गुणेनात्र की संधि विच्छेद कौन सी है वो देखना है। चले अब देखते हैं, गुणे प्लस अत्र, गुणेन प्लस अस्त्र, गुणा प्लस अस्त्र, गुणेन प्लस त्रा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें संधि हमारी होगी, विच्छेद होगा गुणेन प्लस अत्र। किस आधार पर, ये गुण संधि के आधार पर होगी। किसके आधार पर, गुण संधि। और गुण संधि के आधार पर होगी तो सूत्र भी आपको पता होना चाहिए कि आद गुणाह। कौन सा होगा, आद गुणाह। आद गुणाह सूत्र हमारा क्या कहता है कि अगर पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटी ई और गुणेन प्लस अस्त्र, यहाँ क्षम्यताम क्षमा चाहते हैं, गुण संधि नहीं होगी, यहाँ दीर्घ संधि होगी। कौन सी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होगी और दीर्घ संधि के आधार पर सूत्र होगा अकह सवर्णे दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा। मेरे छोटे बड़े भाई जो भी थोड़ा सा अगर कहीं त्रुटि हो जाती है तो जल्दी से कमेंट में आप बता दिए, सर थोड़ा सा आप भटक रहे हैं, बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है आप जब बताएंगे सर गलत हो रहा है, तो आगे से इस चीज़ पर थोड़ा सा क्या ध्यान दिया जाएगा और अच्छा लगता है किसी से कोई चीज़ सीखने को मिले। अगर कहीं कोई चीज़ छूट जाती है, गलत हो रहा है, और आप जब बताएंगे तो संवाद विवाद में बहुत आनंद आता है। ठीक है ना। चले आगे देखेंगे, दीर्घ संधि के आधार पर गुणेन प्लस अस्त्र यहाँ लिखा हुआ है, गुणेन प्लस अस्त्र अत्र। ठीक, तो दीर्घ संधि हमारी क्या कहती है वो जरूर देखें। दीर्घ संधि कहती है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ मिल जाता है तो क्या है, बड़ा आ बन जाता है। और अगर छोटी ई या बड़ी ई पहले पद में हो, उसके बाद भी छोटी ई या बड़ी ई हो तो यहाँ बड़ी ई बन जाती है। इसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ और उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बन जाता है, सीधा सीधा है। छोटी, फिर इसके बाद छोटी ऋषि और उसके बाद अगर बड़ी ऋषि आ जाती है, बड़ी ऋषि, फिर इसके बाद छोटी ऋषि और अगर बड़ी ऋषि आ जाती है तो क्या है, बड़ी ऋषि बन जाती है। ये दीर्घ संधि का छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक, अब यहाँ देखें, इसमें ना में छोटा आ है और यहाँ हमारा छोटा आ है, दोनों को मिलाया क्या बन गया, बड़ा आ बन गया ना, बड़ा आ। अब यहाँ देखें, गुणेन, गुणेन में से ना को आ को निकाल लिया तो आधा ना हो गया है और यहाँ हमारा बड़ा आ हो गया है और अत्र का आ निकल चुका है तो केवल त्रा हमारे पास शेष रहा है। तो अब इस आ को ना में जोड़ देंगे हम, किस में जोड़ेंगे, बड़ा ना, छोटा ना में जोड़ देंगे तो ये बढ़ेगा बड़ा गुणे ना, बड़ा ना हो जाएगा, त्रा त्रिशूल हमारा जुड़ जाएगा, गुणे नात्र बन जाएगा। समझ में आया, गुणे नात्र बनेगा, ये हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक, और ई का एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे ई का होगा हमारा मुनीस, क्या होगा, मुनीसा। ठीक, मुनीसा बन गया, ये हमारी ई का उदाहरण हो गया है। और ऊ की बात करें तो ऊ में हमारा बन जाएगा यहाँ सिंधूर्मी, क्या बनेगा, सिंधूर्मी, सिंधूर्मी बन गया है। और ऋषि की बात करें तो यहाँ पर हमारा ऋषि का हो जाएगा पितृणम, क्या बनेगा, पितृणम बन जाएगा, ये हमारा ऋषि का बन जाएगा कि नहीं, ऋषि का। तो ये हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण सारे हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे कि इससे आगे आने वाला, इसका चेक करते हैं कि इसकी हमारी कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। चले, ये तो आपको देखिए समझ में आ गया होगा। कहीं पर अगर कोई समस्या जा रही है तो आप हमसे बता सकते हैं, याद रख लेना। ठीक, चले, हाँ चेक करें इसका प्रश्न का हमारा जवाब कौन सा होगा, गुणेन प्लस अत्र, गुणेन प्लस अत्र, तो दीर्घ संधि हमारी इसमें होगी। इसमें संधि विच्छेद को पता करना था। अब बात करते हैं आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 8। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा क्या कह रहा है, जरूर देखें। खलवत्र, क्या लिखा है, खलवत्र पद संधि विच्छेदम अस्ति। खलवत्र का पद का हमें क्या करना है, विच्छेद करना है। क्या होगा, खल्व प्लस अत्र, खलवात्र। ये इसमें तो अगर बनाएंगे तो खलवात्र बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ खलु प्लस त्रा, ये त्रा त्रिशूल है, वाह ये भी नहीं समझ में आ रहा। खलु प्लस अस्त्र, हाँ इसको चेक करेंगे थोड़ी देर में। खल्व प्लस आत्र, ये भी नहीं है। तो चलिए तीसरा नंबर का ऑप्शन चेक करते हैं, खलु प्लस अत्र, खलु प्लस अत्र हो गया। अब यहाँ लगेगी हमारी यड़ संधि, कौन सी, यड़ संधि लगेगी।
और यण संधि इसमें लगेगी तो सूत्र भी इसका लगेगा इको यणचि। कौन सा? इको यणचि। इको यणचि सूत्र क्या कहता है वो भी जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब संधि को हल करना है तो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इको यणचि कहता है कि एक के स्थान पर एक हमारे प्रत्याहार है, इनको मैं आपको समझाऊंगा, अभी तो केवल इतना ही बता रहा हूं। ठीक, यण प्रत्याहार, एक के स्थान पर यण प्रत्याहार होता है। एक प्रत्याहार में ई, उ, ऋषि और लिरि ये 4 वर्ण आते हैं, और यण प्रत्याहार में या, वा, रा और ला ये हमारे 4 वर्ण आते हैं। ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, ऋषि के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला होता है। तो अब बात करें कि अब क्या है यहाँ, क्या होना है, तो चलो यहां देखते हैं। ये लिखा हुआ है खा ला, ला में से ऊ को निकाल लिया, केवल और केवल ऊ को निकाला है। ठीक, ऊ को निकाला। अब यहां पर सेकंड स्टेप अगला चलते हैं। ऊ के स्थान पर क्या कर दें? देखो ऊ के स्थान पर क्या कर दें, बताओ जरा। ऊ के स्थान पर हमारा वाह हो जाएगा, वाह हो गया। लेकिन याद रख लेना कि जो भी हमारा स्वर के स्थान पर व्यंजन आएगा वो आधा आएगा, क्योंकि आगम हमेशा आधा होता है, तो यहां आधा ही आएगा वाह। अब यहां अत्र रहेगा। ठीक, अब अत्र रहेगा तो इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और इनको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देख लीजिए, खल्व ऐसा लिख दें। ये हमारा आधा लग गया कि नहीं लग गया? आधा। लेकिन ये हमारा आ पीछे दिया है तो इसको जोड़ देंगे तो इसको पूरा हो जाएगा, और त्रा त्रिशूल इसमें जोड़ दिया जाएगा। क्या बन जाएगा? खलवत्र। क्या बनेगा? खलवत्र। तो इसमें कौन सी संधि होगी हमारी? दीर्घ संधि, वो सॉरी यण संधि। अब बात करें सर इनके भी एक एक उदाहरण दे दीजिए, तो इनका उदाहरण एक आपको मैं बता रहा हूं। आपको संधि विच्छेद करना है, ये आपको संधि विच्छेद करना है। ये लिखा है आपके पास शुद्ध्युपास्य। क्या लिखा है? शुद्ध्युपास्य। ये ई का उदाहरण है। ठीक, और ऋषि की बात करें तो ऋषि के लिए तो यहाँ ऋषि के स्थान पर र करना है, तो इसके लिए क्या बना दें? हाँ, लिरि और रा, महर्णवा, महर्णवा। ठीक, घसलरी, ठीक है ना, घसलरी, घसला, घसला आदेश हो जाएगा है। और मातृक्षा, क्या बनेगा? मातृक्षा, मातृ धन इच्छा, मातृक्षा। ये मातृक्षा इसका उदाहरण हो गया। लिरि की बात करें तो ये हो जाएगा गमला देशा, गमला देशा। ये आपको तीनों के क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तीनों का याद रख लेना, तीनों का संधि विच्छेद करोगे तभी जाकर के ये पूरी आपकी यण संधि पूर्ण होगी। ठीक, चले आगे देखेंगे। इसमें यण संधि है, आप चेक कर लीजिए थोड़ा सा, देखें इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। खलु प्लस अत्र, खलु प्लस अत्र आपका इसमें पूरा होगा। आगे चलें, अगला हमारा प्रश्न क्या होगा? अगले प्रश्न पर चलेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 हमारा क्या कह रहा है, अब उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 9 पर चर्चा करना है, याद रख लेना। देखिए लिखा हुआ है कि कैयाह विभक्ति वचनम अस्ति, के कैयाह विभक्ति वचनम अस्ति। अच्छा, के कैयाह में चतुर्थी एक वचन होगा, द्वितीय द्विवचन होगा, षष्ठी एक वचन होगा, सप्तमी एक वचन होगा। इसके लिए थोड़ा अपन लोग चलते हैं फ्लैशबैक। कहाँ? जननी के रूप पर हमने आपको बताए हैं, कई बार बताए हैं। जननी और नदी के अगर आप लोगों को रूप आते हैं तो 1 मिनट आप थोड़ा सा इनको देख लें। जननी क्या दिया हुआ है? जननी दिया हुआ है। जननीम, जननीम, जनन्या, जनन्या, जनन्यई, जनन्याः, 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 जनन्याम, जनन्याम। ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन सा आपका चला, ये सप्तमी विभक्ति हो गई, समझ में आया। तो ये आपकी षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सातों विभक्ति में हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखा जननी ईकारांत। ये जननी जो आपका मूल शब्द है, इसमें छोटी ही है, बड़ी ही है ना लास्ट में। और आप इसमें बताओ, इसमें कौन सी है? इसमें भी तो बड़ी ही है, बड़ी ही है। तो आप देखो कि ये पद कहाँ बनना चाहिए, ये पंचमी में और षष्ठी में बनना चाहिए। पंचमी और
षष्ठी में बनना चाहिए। पंचमी और षष्ठी में जब बनेगा तो यहां पंचमी तो कहीं दिया नहीं है, तो षष्ठी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो यहां बनेगा हमारा के कयाह। षष्ठी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, क्या दिक्कत है। ऐसे कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। किसी दूसरे रूप से इस रूप को तैयार कर दो, तब तो जाकर के वो हमारी तैयारी अच्छी है, परफेक्ट है, बहुत अच्छे से हम तैयारी कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं मतलब हम रट्टा पार पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे प्रिय भाइयों, ठीक है ना, याद रख लेना। चले बात करें, इसका चेक कर लेते हैं एक बार। चेक करेंगे तो षष्ठी एक वचन में ये हमारा रूप भी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा 10वां आ गया है। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या कह रहा है वो देखेंगे। देखें, करिष्यति मूल प्रकृति चिन्ह। करिष्यति की मूल प्रकृति क्या है, और प्रकृति में आपको कई बार बताया हूं कि प्रकृति का मतलब होता है धातु। प्रकृति का मतलब मूल शब्द, मूल शब्द का मतलब जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है वो चयन करना है। चलो देखें, करिष्य इसमें होगा क्या, क्री ये भी होगा क्या, क्री ये हो गया क्या, कुरु ये होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जो करिष्य बना हुआ है ये कहीं रूप नहीं बनता है। कुरु की बात करें तो कुरु हां लोट लकार आज्ञार्थक में बनता है। चलिए कोई नहीं। अब क्री ये धातु है, हाँ हमें धातु की जरूरत है, तो ये भी धातु है और ये भी धातु है। अब बात करें कि इसमें दोनों में से कौन होगा, तो ये तो हमारी क्रय करने वाली है। कौन सी है, क्रय करने वाली है, अर्थात खरीदने वाली है। कौन सी है, खरीदने वाली है। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो यहां इस धातु का प्रयोग करते हैं, और ये धातु जो है क्री करने धातु, ये हमारी क्री क्रय करने के अर्थ में है, और ये हमारी करने के अर्थ में है, अर्थात करने मतलब करना। क्री करने धातु, क्री करने धातु होती है करने के अर्थ में, करने के अर्थ में, जो हम कार्य करते हैं ना अर्थ में, जो कार्य करते हैं। तो क्री धातु से ये हमारा रूप बनेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कहां बनेगा वो भी आप देख लीजिए। ये हमारा बनेगा लिट लकार। कहां बनेगा, लिट लकार भविष्य काल। लिट लकार भविष्य काल में ये हमारा रूप बनेगा। और कहां बनेगा ये भी मैं बता दूं, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो अब बात करें कि इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। ये क्री धातु है, क्री से पहले कर बनेगा, कर से फिर इष्यति इष्यतः इष्यति जोड़ा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, करिष्यामि। करिष्यामि कहां से बनेगा, करिष्यामि का लकार ढूंढना है, पुरुष ढूंढना है, वचन ढूंढना है, ये दोनों चुनना है। हाँ अब करिष्यामि दिया है, तो अब थोड़ा सा आप बिल्कुल जस्ट एक सेकंड पहले अभी प्रश्न जो हमने हल किया उस पर ध्यान दें, ठीक है ना। अभी मैंने कुछ बताया ना कि करिष्यति कहां बनता है, इसके पहले वाला प्रश्न आपको याद है ना, करिष्यति, ये करिष्यति बताया अभी मैंने कहा लिट लकार, लिट लकार में बताया है, और प्रथम पुरुष एक वचन में बताया है ना। तो देखो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है ना। उत्तम पुरुष ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन हो गया। एक वचन द्विवचन बहुवचन। यहां बनेगा करिष्यति, यहां बनेगा करिष्यति करिष्यतः करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यन्ति, करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति। यहाँ बनेगा करिष्यसि करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथः, फिर यहाँ बनेगा करिष्यथ करिष्यथ बनेगा। यहाँ बनेगा करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामः करिष्यामः करिष्यावः करिष्यामः करिष्यावः करिष्यावः करिष्यामः, आमि आवः, ठीक है ना, आमि आवः आमः, ठीक, करिष्यामि। तो यहाँ बताइए उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में बनेगा कि नहीं बनेगा। लिट लकार भविष्य काल, देखें आप जरा, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन,
लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन आ गया, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। बहुवचन में क्या बनेगा? करिष्यामः, ये बहुवचन में बनेगा। तो यहां पर तो करिष्यामि दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला वाला सही होगा। होगा कि नहीं? तो इतनी ये सारी किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए इतनी प्रोसेस तो करनी पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है ना? चले आगे देखें, इसका आंसर देख लेते हैं, अपन लोग चेक कर लेते हैं। सोच रहे होगे कि सर बहुत बहुत ज्यादा खाते हैं, सोच रहे हो ना ऐसा? सोचोगे तो क्या करोगे? पढ़ना तो पड़ेगा, मैं आपको सिखा के ही मानूंगा। ठीक है ना? ये सारी चीजें सीखनी ही पड़ेंगी, याद रख लेना। ठीक, अगर अंदर जाकर के बात नहीं करते हैं तो यहां से उड़ते, यहां से। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न क्रमांक 12। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा? परिभोग होगा, यहां मात्रा खा गया है। ठीक, परिभोगई ही पद परिचय अस्ति। परिभोगई का पद परिचय देना है। आपके उसमें पद परिचय आए हुए हैं, पूरा पैराग्राफ जब पढ़ाया है ना तो उसमें पद परिचय दिए हैं ना कुछ, तो ये पद परिचय परिभोगई ही पद परिचय अस्ति। परिभोगई पद का हमें शब्द देखना। परिभोग ये शब्द हो गया है, चतुर्थी एक वचन में बनेगा। परिभोग मूल शब्द है, तृतीय बहुवचन में बनेगा। परिभोग मूल शब्द है, चतुर्थी बहुवचन में बनेगा। परिभोग मूल शब्द है, पंचमी एक वचन में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो आप कुछ नहीं देखो, परि को ना देखो, भोग को ना देखो, आप केवल इतना देखो कि ये परिभोग मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है? परिभोग। ये लिखा है ना सब जगह, मूल शब्द परिभोग दिया है, तो परिभोग मूल शब्द है। अब देख लो इसके अंत में क्या है? छोटा आ है ना, और छोटा आ है तो राम के समान रूप चलेंगे, और राम के समान रूप चलेंगे तो राम के रूप देख लो कि कहाँ रामई ही बनता है, वही हमारा ये रूप बन जाएगा, वही बन जाएगा। जैसे रामः, रामम, रामेण, देखते चलना ध्यान से, जहां रामई बन जाएगा वहीं परिभोग ही बन जाएगा। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, रामे बन गया ना, रामे बन गया। अब यहां से देख लें, एक वचन हो गए, द्विवचन, रामऊ, द्वितीय विभक्ति में रामऊ, रामाभ्याम, रामयोः, संबोधन नहीं लिख रहा हूं। ठीक, एक वचन, ये द्विवचन, ये एक वचन। बहुवचन में देख लें, बहुवचन में रामाः, रामान, रामैः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु। अरे भूल गया क्या? रामई भूल गए क्या? रामई भूल गए क्या? बहुवचनांत पद, तृतीय बहुवचन। ठीक है ना? तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में कहीं है क्या? चतुर्थी एक वचन, तृतीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन। तो तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन। प्रश्न क्रमांक इसका परिभोगई का पद परिचय क्या होगा? कि ख नंबर का ऑप्शन हो, परिभोग मुख्य हमारा मूल शब्द होगा। और देखें बहुवचनांत पद में रामई बन रहा है तो परिभोगई बनेगा। देख लीजिए आंसर, आंसर आप चेक कर लीजिए एक बार, कौन सा होगा? ख नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल एकदम राइट होगा, ख नंबर का विकल्प हमारा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न होगा 13, प्रश्न क्रमांक 13 हमारा जो दे है, ना प्लस अर्थम प्लस अवेक्षते से संयुक्त पद अस्ति। अवेक्षते संयुक्त पद अस्ति, संयुक्त पद अस्ति, इससे संयुक्त पद क्या बनेगा? चलिए यहां से देखते हैं इसका संयुक्त पद क्या होगा। ना प्लस अर्थम प्लस अवेक्षते। चलें, हाँ अब इसमें देखना पड़ेगा पहले कि नियम किस संधि का लग रहा है। तो इसमें ना है तो ना अर्थम अवेक्षते, नर्थम वेक्षते, नार्थम अपेक्षते, ना अर्थम एवाक्षते। ठीक, चलिए
यहाँ छोटा आ है और यहाँ छोटा आ है, तो दोनों को मिलाओ, क्या बनाओगे, बड़ा आ। तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या है, दीर्घ संधि का सूत्र लगेगा, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र लगेगा तो कौन सा दीर्घ संधि का सूत्र, अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ, बहुत बार अभी बता भी चुका हूँ आपको। ठीक, तो आ तो ना में से छोटा आ को निकाल लिया, तो ये दोनों आ निकल करके बीच में बड़ा आ जाएगा। अब एक अर्थम का भी आ निकल जाएगा तो था और माँ बन जाएगा, और यहाँ अवेक क्षते जुड़ जाएगा, अवेक क्षते। ठीक है ना, अवेक क्षते हो गया। अब बात करें इसको, ना को इसमें जोड़ दें तो ये बड़ा ना हो जाएगा, बड़ा ना हो जाएगा, और थम था जुड़ जाएगा, और अवेक क्षते जुड़ा हुआ है, अवेक क्षते। आ को इसमें जोड़ दो सीधे सीधे, तो ना अर्थम वेक क्षते, ना अर्थम वेक क्षते हो गया। ना अर्थम वेक क्षते में अब यहां पद देख लो, ना अर्थम वेक क्षते, ख नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ख नंबर का ऑप्शन एकदम आपका क्लियर होगा। चलिए, अच्छा यहां पर देख लो, दीर्घ संधि होगी और अकः सवर्ण दीर्घ सूत्र काम करेगा। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर होगा हमारा क नंबर का। ठीक है ना, चले अब आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या आंसर प्रश्न होगा। प्रश्न क्रमांक 14 हमारा दिया हुआ है याच्यते। याच्यते की मूल धातु रस्ती, मूल धातु को बस याद करना है, यहाँ कोई और कुछ नहीं करना है। याच्यते बस इतना बताऊंगा मैं कि ये आत्मनेपद की क्रिया है, आत्मनेपद, और ये भी कह सकते हैं कि कर्मवाच्य, कर्मवाच्य की क्रिया है, आत्मनेपद की है, लट लकार की है, और प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी हमारी याच्यते। याच्यते में याच धातु रहेगी कि यच धातु की, यज धातु की, याच धातु। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि धातु हमारी स्वरांत धातु नहीं है, याच हमारी व्यंजनांत है। व्यंजनांत का मतलब जिसके अंत में व्यंजन हो, स्वर ना लगा हो। इसमें स्वर लगा है, ये छोटा आ लगा है इसमें, ये हलंत नहीं है। देखो, स्वरांत धातु नहीं है, हमारी व्यंजनांत धातु है याच, और याच धातु याचने के अर्थ में होती है, याचना, याचना करना या पूजा करना, पूजा करना इसकी मूल धातु है। और इससे जो आत्मनेपद में रूप बने हैं, याच्यते, याच्येते, याच्येते, याच्यन्ते, याच्यन्ते, इस प्रकार से रूप बनेंगे। ठीक है ना, आत्मनेपद कर्मवाच्य की क्रिया के आधार पर। चले आगे देखेंगे, इसका आंसर जरा चेक कर लेते हैं। प्रश्न इसका हमारा पहला आंसर सही होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 15 हुआ। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है, उक्तम दिया हुआ है। क्या दिया है, उक्तम। प्रकृति प्रत्यय अस्ति, इसकी प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति फिर वही, प्रकृति का मतलब मूल, प्रकृति का मतलब मूल, अर्थात हमें धातु देखना है इसमें और इसकी प्रत्यय को देखना है। चले, वच प्लस ता, वच प्लस कित, वच प्लस तुमुन और उच प्लस तुमुन। तो देखें, वक्तम देखना है। क्या देखना है, वक्तम। तो कित प्रत्यय हमारा देख लीजिए, कित प्रत्यय देख लो तो हो जाएगा। अब यहां से बच है, यहां उक है, ये वाला क्यों नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं आपसे बस चर्चा करूंगा, बाकी कुछ नहीं है। ये तो साधारण सी बात है, तुमुन प्रत्यय आप लोगों को पता है। देखिए, ये आपको मैं बता दूं, इसमें ये प्रत्यय हो नहीं सकता है इसमें, क्योंकि प्रत्यय होता नहीं है। कित प्रत्यय में ता इसमें दिया हुआ है, ये भी है। तुमुन प्रत्यय में ये तू और ऊ की संज्ञा होती है, तो तुम होना चाहिए, तो यहाँ तुम नहीं है, इसलिए तुमुन प्रत्यय हट गया है। ठीक है ना, इतना आप लोगों को स्वयं से थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक, और याद कर, बच प्लस कित दिया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं कि ये बच से उच्च कैसे हो गया, उक कैसे हो गया। चलिए, ये कित प्रत्यय दिया है। सबसे पहले तो का की संज्ञा होगी लसक्वत तद्धिते से, लसक्वत, लसक्वत तद्धिते सूत्र से ये हमने का की संज्ञा कर दी, तस्लोपा से लोप कर दिया, केवल ता शेष रहेगा। अब कई लोगों के दिमाग की ओर, सर इसमें ता था तो उसको माना नहीं इसमें से। अरे भैया, जब तक कित प्रत्यय से ता नहीं आएगा तब तक ता नहीं माना जाएगा। ठीक, अब यहाँ करेंगे हम संप्रसारण। संप्रसारण का मतलब आपने देखा था यण संधि में ई के स्थान पर या और ऊ के स्थान पर वा होता है, ये देखा है ना। तो वा के स्थान पर ऊ करना है, वा के स्थान पर ऊ करना है, तो हमने वा के स्थान पर ऊ कर दिया। अब यहाँ
चा था तो चा अभी ज्यों का त्यों रख दो, तो उच्च प्लस ता हो गया। अब यहाँ चा के लिए हम लगा देंगे चोहकू सूत्र। कौन सा? चोहकू। तो चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग कर देगा तो उक हो जाएगा, उक प्लस ता। तो हमारा रूप बन जाएगा क्या? यहाँ उक्त बनेगा। क्या बनेगा? उक्त। तो पुल्लिंग में बनेगा उक्तः, स्त्रीलिंग में बनेगा उक्ता, और नपुंसक लिंग में बनेगा उक्तम। समझ में आया? इस प्रकार से हमारा ये रूप बन जाएगा बच प्लस कित में। चलें आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 16 नंबर का। ठीक, हस्तनैव शब्दस्य को अर्थ। हस्तनैव शब्दस्य, पहली बात तो ये देख लो कि हस्तेन प्लस ऐव, यहां पर संधि कौन सी है? हस्तेन प्लस एव। अगर इतना समझ जाओगे, संधि विच्छेद पूछोगे कि क्यों हमने आपको बताया है, क्योंकि यहीं से तो पूरा अर्थ यहां पता चलेगा कि शब्द का अर्थ क्या है। ये अगर संधि विच्छेद आप करके नहीं जान रहे हो, मतलब आपसे ये अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये तृतीया विभक्ति लगाए, जैसे रामेण वैसे ही हस्तेन, रामेण वैसे ही हस्तेन, रामेण प्लस हस्तेन, इतना याद रख लेना। तो रामेण में तृतीय विभक्ति एक वचन लगा था, और यहां पर भी तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, लेकिन तृतीय विभक्ति एक वचन लगा है तो आपको तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह आना चाहिए। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा संप्रदान को के लिए, को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, का के की, अधिकरण, अधिकरण में पेपर। समझ में आया? का के की और अधिकरण अपना में पेपर हो जाएगा, अधिकरण में पर। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा कि तृतीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह है से या के द्वारा, तो यहां पर अपने आप दिखा होगा हस्तनैव शब्दस्य को अर्थ हाथ से, हाथ को, हाथ का, हाथ ने। तो तृतीय विभक्ति में हाथ से होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साधारण सी बात है कि तृतीय विभक्ति का यही हमारा क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उसी क्रम में आगे देखेंगे हम। चलें, इसका आप चिन्ह देख लीजिए, ये हमारा अर्थ क्या होगा इसका? ये हो हस्तनैव शब्दस्य को अर्थ हाथ से। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा अगला क्या होगा देखें। अगला प्रश्न हमारा होगा 17 नंबर का कि मोहम शब्दस्य अर्थः अस्ति। मोहम शब्द आया हुआ है, आप लोगों ने देखा है कि हमारे पाठ में एक मोहम शब्द आया है, तो वश में करना, मोहम शब्द का मतलब वश में करना, ठीक है ना, अर्थात वशीकरण कर लेना और आकर्षण कर लेना और मूर्छा या हमारा चेतना। ठीक है ना। तो अब देखें इस पर कि कौन सा हमारा शब्द इसमें सही होगा जिसका अर्थ दिया हुआ है। तो बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा था कि जब राजा दशरथ क्या हो गए, मूर्छित अवस्था में हो गए, तो मूर्छा अचेतन अवस्था अर्थात चेतन अवस्था मूर्छा। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा देख लीजिए, चेक करें। मूर्छा, मोहम शब्द का अर्थ क्या होगा हमारा? मूर्छा या मूर्छित हो जाना। ठीक, चलें प्रश्न क्रमांक हमारा अगला होगा 18 नंबर का। गतः प्रकृति प्रत्ययम चिन्ह। गता शब्द का प्रत्यय, प्रत्यय चुनना है, इसका प्रत्यय गति। गता जो हमारा शब्द है इसका प्रकृति मतलब धातु और प्रत्यय हमारा प्रत्यय जोड़ना है। गम प्लस कित, गम प्लस ता, गम प्लस ता, गच्छ प्लस कित। बताने की आवश्यकता मुझे लगता है आप लोगों को नहीं है। आप बहुत अब धीरे धीरे आप लोगों को क्या है बहुत अच्छे से पढ़ने भी लगे हो। ठीक, तो ये गम प्लस कित जहां दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पूछो कि क्यों? क्योंकि अब देखना का की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, केवल ता शेष रहेगा। का की संज्ञा के लिए एक सूत्र आता है आपका लसक्वत। कौन सा? लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते से इसकी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप से ता शेष हो जाएगा। गम प्लस ता, ठीक, और गम प्लस ता से बनेगा गता।
गता गता गतम, 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 ये अपना हो गया। ठीक है ना, ये प्रश्न क्रमांक 18 पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए, और मुझे लगता है शायद अपने इतने ही प्रश्नों को रखा गया था। ठीक है ना। हाँ, अब आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। बहुत जल्द हम आपके लिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी लेकर के आएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, खुश मिजाज रहिएगा, दिल खुश रहिएगा, दिल थाम करके बैठिएगा। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा होगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में, ठीक है ना, तो दिल भी जरा थाम करके रखिएगा, क्योंकि दिल और दिमाग एक जगह रहेगा तो पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीजें तैयार। ये 12th की तैयारी अभी से हो रही। देखिए, एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम कब तक होगा इसका कोई निश्चित नहीं, लेकिन बहुत अभी शुरुआत चल रही है, लेकिन अभी से अगर तैयारी रखेंगे तो ये मान के चलिए कि बाजी अपनी होगी, अपने हाथ में होगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप चाहे किसी भी मीडियम से संबंधित, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम हो, आपका कोई भी हो, ठीक है ना, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से भी हो, कहीं से भी आप संबंधित हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके साथ हमेशा तत्पर है। यहाँ पर ये हाई क्वालिटी एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर योग्य शिक्षकों के द्वारा उच्च क्वालिटी की शिक्षा आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ये एक बात और मैं बता दूं कि जो हमारे नए विद्यार्थी अभी कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है। बेल आइकन इसलिए दबाना है क्योंकि नई अपडेट आपके पास मिलेगी। नए वीडियो आपके जो रिलीज होते हैं वो आपके स्क्रीन पर तुरंत आपको दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद भी मैं बता दूं, कई विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास ये समस्या होती है कि सर यूट्यूब बस पे ही हम केवल मैग्नेट ब्रेन्स को पढ़ सकते हैं, तो ना, उनके लिए मैं बता दूं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब, आप कहीं पर भी आप खोजेंगे मैग्नेट ब्रेन्स करके सर्च करेंगे, आपको मिलेंगे हम लोग ही। आप जहां जाइएगा वहां हमें पाइएगा, बस ये स्लोगन आप याद रखिएगा, ठीक। और उनके लिए मैं बता दूं कि जो हमारे विद्यार्थी नोट्स की इच्छा रखते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से हमारे यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो नीचे लिंक पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो लिंक से हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनको नोट्स भी यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा शुभकामनाएं हम लोग करते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।